तो गांधी मैदान हो चुका है तैयार। नीतीश कुमार निकल चुके हैं गांधी मैदान पहुंचने के लिए, जहां पर उनका शपथ ग्रहण समारोह होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा होने वाले हैं और एनडीए को मिली हुई बड़ी जीत के बाद एक पावर पैक्ड शो आज देखने को मिलेगा। बड़े बड़े चेहरे, राज्यों के मुख्यमंत्री आज इसका हिस्सा होने वाले हैं। कौशिक साहब, अपना सवाल नहीं दोहराऊंगी, जल्दी से इस बैलेंस को लेकर आपका एक रिएक्शन। किस जाति के होंगे, किस धर्म के होंगे, निश्चित तौर से बिहार का जो जनादेश आया ये ध्वस्त तो हो गया। अब बिहार में जाति का कोई मतलब नहीं है, लेकिन राजनीतिक दल संतुलन बनाने के लिए कुछ न कुछ तो ऐसा कहेंगे कि ये इस जाति से, वो उस जाति से। आप देखिए कि नीतीश सरकार के 29 मंत्री चुनाव लड़े, 28 जीते, एक हारा सिर्फ, और वो भी जेडीयू से सुमित कुमार जी। ये पहली बार किसी प्रदेश के चुनाव में हो रहा है कि इतने 99.9% आपका रिजल्ट गया मंत्रियों का, जो लगभग अधिकतर हम राज्यों में देखते हैं 50-60% ही मंत्री चुनाव जीत पाते हैं। तो ये तो मुहर लगा दी बिहार की जनता ने कि यहाँ जाति विशेष का कोई मतलब नहीं है। और जो भी पिछली बार मंत्रिमंडल में शामिल हुए उनको बिहार की जनता ने जिता करके ये दिखा दिया, पूर्णिमा जी, कि जो भी नीतीश जी ने निर्णय लिया, जो भी एनडीए ने निर्णय लिया, बिहार की जनता को उस पर कोई आपत्ति नहीं है, न जाति से है न धर्म से है। लेकिन सियासत के सिकंदर के तौर पर नीतीश कुमार ने जैसे अपने आप को मजबूती के साथ एक बार फिर से एस्टैब्लिश किया। विपक्ष ने बहुत सारे आरोप लगाए थे कौशिक साहब, और रिटायर्ड पॉलिटिशियन से लेके पता नहीं क्या क्या संज्ञाएं उनको दी गई थी, लेकिन सियासत के सिकंदर वाकई में इररिप्लेसेबल इसीलिए क्योंकि 10वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। 9वीं बार का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है, अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। इस बार भी वही मजबूती, इस बार भी वही चेहरा। देखो, माजी साहब बोल रहे थे और निश्चित तौर से ये बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि 20 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी यदि आपके खिलाफ जनादेश नहीं है, जनता में आपके प्रति वही है जो 2005 में हुआ करती थी, तो निश्चित तौर से ये पूर्णिमा जी मान के चलिए कि बिहार की जनता के दिलों में नीतीश जी बसते हैं। बिहार की जनता की नब्ज पकड़ना उन्हें अच्छे से आता है। कब क्या बात कहनी है, कुछ चीज़ें रही विधानसभा में, कुछ बातें उनके मुंह से निकल गई, उसका हमने और सब लोगों ने भर्त्सना भी की निश्चित तौर से। लेकिन आप देखिएगा कि जो भी कारण विपक्ष के द्वारा गिनाए जा रहे थे, चाहे वोट ज़्यादा मिला हो, ये कह सकते हैं हम, और मैं बार बार ये कहता रहा कि वो समर्थन महत्वपूर्ण नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से उस समय बात हो रही थी मेरी, उनका सिर्फ एक ही मकसद था, और मैंने कहा भी कि विपक्ष के वोट को कैसे बांटा जाए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण रणनीति होती है। आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है, और ये विपक्ष उसको समझ नहीं पाया। आप देखिए कि इतने परसेंट वोट पर आपने 23% वोट पर 75 सीटें पाली, और इन 23% सीट पर आप आ गए 19 सीटों पर, 20 सीटों पर। तो क्या मतलब है? इस गणित को मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन को समझना पड़ेगा। और डेफिनेटली प्रेम सर, जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा, चाहे वो बीजेपी हो या फिर हम पार्टी हो या फिर जेडीयू हो या फिर एलजेपी हो या इनकी 5वीं पार्टी हो, किसी की तरफ से भी जो स्ट्राइक रेट जिस तरीके का देखने को मिला, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं काबिले तारीफ भी नज़र आता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कुछ नए चेहरों का भी नाम सामने आ रहा है कि कुछ नए चेहरों को बीजेपी सामने रखने वाली है। आपको जेडीयू की तरफ से क्या लगता है कि पुराने चेहरों को रिपीट करेगी, नए चेहरों को मौका देगी, और बीजेपी को क्यों जरूरत पड़ी नए चेहरों को रखने की? वो उबाऊपन और उसका कोई भी स्कोप, या एक नई सरकार में एक नई ऊर्जा भरने का एक तरीका है ये, और इसको करना भी चाहिए? देखिए, बीजेपी अपनी जीत का श्रेय युवा और महिला वोटर्स को दे रही है, पूरा एनडीए। तो युवा और महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन उनको दे करके संदेश देना होगा कि उन्हें जो अतिरिक्त 10% वोट, माने अतिरिक्त नहीं बल्कि डिफरेंस जो है महागठबंधन से, पिछली बार 37 था तो इस बार 47% है, तो वो जो वोट मिला है वो अतिरिक्त 10% वोट के लिए जिसको वो श्रेय दे रहे हैं उसको रिप्रेजेंटेशन उनको देना ही चाहिए, और वो देंगे, और उनकी रणनीति है। इसलिए नए चेहरे भी होंगे और महिलाएं भी होंगी, ये तय लगता है जी। नहीं, लेकिन मेरा इसको थोड़ा पर्सपेक्टिव ये भी देखने का है, जो मैंने मेंशन भी किया
कि आप उन्हीं चेहरों को अगर बार बार मौका देंगे तो एक सर होता है ना, ज़ील होती है कि भाई आपको अभी अभी मौका मिला है तो आप और काम करके कुछ दिखाना चाहते हैं, आप कुछ और नयापन आप लाना चाहते हैं। भाई जनता को यही तो चाहिए कि नए लोग आए, नए अनुभव के साथ आए, नया काम करें, बेहतर काम करें। इस सोच से अगर चला जाए तब तो नरेंद्र मोदी जी को अपना रिप्लेसमेंट खोजना पड़ जाएगा। हाँ, प्रेम सर बात को पूरी करेंगे। हम कह रहे हैं इस हिसाब से अगर देखा जाए केवल अनुभव को, तब तो फिर नरेंद्र मोदी जी को भी अपना रिप्लेसमेंट खोजना पड़ जाएगा, अमित शाह जी को भी, राजनाथ सिंह जी को भी। दरअसल क्या है कि अनुभव और युवा का मंत्रालय चला रहे हैं क्या प्रेम सर? राहुल गांधी मंत्रालय चला रहे हैं क्या? नहीं, आप समझिए बात नहीं, आप समझिए ना मैं क्या मंत्री परिषद की बात हो रही है। राहुल गांधी के पास मंत्री परिषद थोड़े है मंत्रिमंडल में शामिल करने की, यानी कि जो अलग अलग मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभालेंगे, जो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे कि भाई हमें फलाना मंत्रालय मिला है, इस मंत्रालय में हम नया क्या कर सकते हैं, इनोवेशन हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नया क्या दे सकते हैं। उसी बात को हम कह रहे हैं। मैं वही पूछ रही हूँ कि तो नरेंद्र मोदी मंत्रालय चलाते हैं क्या? कोई देश चलाने वाले लोग हैं? एलओपी राहुल गांधी कोई मंत्रालय चलाते हैं कि नहीं, अपनी पूरी पार्टी चलाते हैं और विपक्ष की आवाज बनते हैं? प्रधानमंत्री तो ऑलवेज मंत्रालय चलाते हैं, ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री मंत्रालय लेकिन वो दिन रात बैठकर मंत्रालयों का काम, सारे मंत्रालयों की मॉनिटरिंग करते हैं। ही इज द लीडर ऑफ द होल टीम। हम जिम्मेदारी से बात करें, देखिए मंत्री परिषद इसमें गैर जिम्मेदाराना क्या है? नहीं, आप बोलेंगे मंत्रालय नहीं चलाते प्रधानमंत्री, इसमें तो गैर जिम्मेदाराना क्या है ये बताइए। ना? नहीं, हास्यास्पद बात कैसे? मुझे ये बताइए कि एक मंत्रालय चलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं या पूरा देश चलाने के लिए बैठे हैं? बदल गई, एक मंत्रालय। एक मिनट, मैंने कहा कि एक मंत्रालय नरेंद्र मोदी के पास होता है कि आपको भी पता है, मेरे शब्द आप मत पकड़िए, आपको भी पता है मेरा कहने का मतलब क्या था। और मुझे यह भी पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आप जब तक नहीं लेंगे कि उनको हटा देना चाहिए, तब तक आपके भी दिन की अच्छी शुरुआत नहीं होगी। और लाइटर नोट ही कह रही हूँ, लेकिन तब तक आपके भी अच्छे दिन की शुरुआत नहीं होगी। लेकिन पूर्णिमा जी, अब इस मुद्दे से हटके एक चर्चा हम कर रहे हैं। मैं अपनी बात बस कंप्लीट कर लूं। देखिए, बस बात इतनी सी हो रही थी कि अनुभव और युवा का एक मिश्रण हर नीतीश कुमार है, बोलने ही नहीं देंगे। मैं कोई गलत बात बोल रहा हूँ कुमार है ना, आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार को थोड़े ही बदला गया। मैं तो नए चेहरों की बात कर रही हूँ, उत्तर नहीं ले रहे, नए चेहरों को लाने पता नहीं क्या बेचैनी है। आप अपने प्रश्न का तो उत्तर लीजिए। मैं आपको कह रही हूं कि नए चेहरों को लाने के पीछे की वजह, प्रेम सर थोड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट पे सोचते हैं। अरे बोलने ही नहीं दे रहे तो हम सोचे क्या? प्रेम कुमार जी, रटे रटाए बोलने ही नहीं मतलब आप नेताओं की तरह बोलते हैं कि बोलने नहीं देते, तो फिर ये नेताओं की भाषा क्यों बोल रहे हैं? अब क्यों बोलने नहीं दे रहे मुझे नहीं मालूम। क्यों आप सोच रहे हैं कि मुझे दुख हो रहा है? ये भी मुझे नहीं मालूम। ये पूर्णिमा जी भाई, आज सरकार आप उस सवाल को समझना ही नहीं चाहते। मुझे नहीं मालूम कि आप लोग क्यों ये मन बना के बैठे कि मैं दुखी होकर बैठा, मुझे नहीं पता। इतना पर्सनली क्यों लेके जा रहे हैं भाई? इतना पर्सनली क्यों लेके जा रहे हैं? पर्सनली बोल रहे हैं आप लोग, इसलिए कब बोला? ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, वो तो आप उसको ऑन द रिकॉर्ड लेकर आ रहे हैं खुद से। अब आप चाहते हैं वो चर्चा में शामिल हो तो बता दीजिए, वो तो ऑफ द रिकॉर्ड बात थी। ऑन स्क्रीन कहा कि जब तक नरेंद्र मोदी का इस्तीफा, वो अलग बात है, आप दुखी है वो अलग बात है, वो ऑफ द रिकॉर्ड बात थी, ये ऑन द रिकॉर्ड बात है। ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? तो हम जो कहते हैं वो हमें याद रहता है, अभी बोला आपने, सबके सामने बोला। बहरहाल छोड़िए, ये सब फालतू की बातें हैं, इन सब में घुसना नहीं चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ, जो मेरा बहुत सिंपल सा मतलब है, मैं दोबारा से दोहरा देती हूँ अगर उसमें किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो। मैंने ये कहा कि जब नए चेहरों को लाने की कोशिश होती है तो क्या उसके पीछे का आधार ये होता है कि भाई नया चेहरा है, कुछ नया सोचेगा, कुछ नया इनोवेशन के साथ लेकर आएगा, एक नई ऊर्जा उसके अंदर होगी? ये सवाल है सीधा सीधा। देखो पूर्णिमा जी, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि नीतीश जी या गृह मंत्री से मिलने गए हैं, तो इसका मतलब कुछ नामों पे अभी भी कंफ्यूजन है। कोई एक ऐसी, कुछ नाम ऐसे हैं जहाँ पेच फंसा हुआ है, चाहे वो दिल्ली में मीटिंग हुई हो, दिल्ली में क्या संदेश गया, मौर्य जी क्यों गए, कौन सी पर्ची लेकर के गए, इसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन यहाँ ये ज़रूर संदेश चला गया कि अमित शाह से यदि मुख्यमंत्री जी मिलने के लिए गए हैं और यदि वहाँ 10 मिनट की 15 मिनट की चर्चा भी होती है, इतने महत्वपूर्ण समय में जहाँ आपके सारे मेहमान गांधी मैदान में हैं और मुख्यमंत्री घर से गांधी मैदान के लिए ही निकले थे, यदि वो अमित शाह जी से मिलने होटल गए हैं, तो निश्चित तौर से ये मैं कह सकता हूं कि अभी भी कुछ नाम हैं जिन पर मोहर लगना बाकी है, जिसकी चर्चा मुझे लगता है कि होटल में नीतीश जी और अमित जी के बीच में होगी। आपको क्या लगता है प्रेम सर, क्या वजह रही बीच में एक हॉल्ट लेने की, या ऐसे ही एक शिष्टाचार मुलाकात पहले कर ली जाए ओथ सेरेमनी से?
देखिए, अमित शाह जी जब भी जाते हैं तो मौर्य होटल में ही ठहरते हैं, और वही उनका एकदम स्थायी एक तरह से है कि वो आएंगे तो वहीं ठहरेंगे, तीसरे तल पर ठहरेंगे। तो आज भी वहीं ठहरे हैं। अब अमित शाह जी से मिलने नीतीश कुमार जी पहुंचे हैं, तो ये परंपरा नहीं दिखती है। पहले नीतीश कुमार जी से मिलने अमित शाह जी जाया करते थे, आज नीतीश कुमार जी मिलने जा रहे हैं। ये परिस्थिति में और राजनीति में बदलते हुए बदलाव का संकेत है जी। ठीक है, चलिए अमित शाह से देखिए अभी नीतीश कुमार मिलने के लिए पहुंचे हैं और होटल मौर्या में इस वक्त नीतीश कुमार मौजूद हैं। बीजेपी ने जहां 89 सीटें जीती, जेडीयू की तरफ से 85 सीटें, एलजेपी 19, हम की 5 सीटें और राष्ट्र लोक मोर्चा की 4 सीटें, और इसी में से आज एक सरकार का स्वरूप निकलकर सामने आएगा जहां पर मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं और 49 मिनट का सिर्फ वक्त बाकी है। 49 मिनट बाद पटना में भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आगाज हो जाएगा।